दोस्तों हर साल जो है एमपी बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है हर विषय के लिए, और इस साल भी जो है एमपी बोर्ड ने 2022 के लिए मॉडल पेपर जारी किए हैं। इस मॉडल पेपर का आशय ये होता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल चाहता है कि इस मॉडल पेपर के अनुसार जो है विद्यार्थी पढ़ाई करें, और जब परीक्षा में वे जब जाएँ तो उनके सामने इसी प्रकार का पैटर्न हो, इसी प्रकार के प्रश्न हो। ठीक है दोस्तों, इस जो मॉडल पेपर होता है ये 80 अंक का होता है। ये हूबहू आपके पेपर की तरह होता है। इस पर प्रश्नों की संख्या भी वही होती है, और कहा जाता है कि भाई इसमें से 30 से 40 अंक का आपका एज इट इज आ जाता है। तो जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वही क्वेश्चन आता है। 10-20 अंक का घुमा फिरा के पूछा जाता है, और बाकी का जो है थोड़ा सा कंपाउंडिंग लिया जाता है कि भाई कोई क्वेश्चन है तो उसके आसपास का क्वेश्चन ले लें। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि भक्तिन सेवक धर्म की सर्वप्रदा करती थी, ठीक है, तो मान लिया इसके घुमा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो मॉडल पेपर होता है, और बहुत से बच्चे जो पछतावा करते हैं कि उन्हें जो है एग्ज़ाम के पहले इसे मॉडल पेपर को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है मध्य प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम टाइम में ही जारी करता है, और मध्य प्रदेश बोर्ड ने जारी किया है। तो मैं आज जो है आपको इसको PDF किस प्रकार से नोट करना है वो बताऊँगा, और इसकी पढ़ाई आपको किस प्रकार से करनी है जिससे आप इसका पूरा जो है फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पर से देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो आपकी एज इट इज़ वही उतनी ही प्रश्नों की संख्या दी गई है जितनी कि आपकी कल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पर सही विकल्प रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपको प्रश्न नहीं बताने वाले, हम आपको बताएंगे कि सही विकल्प की तैयारी आपको इस मॉडल पेपर से किस प्रकार करनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इनके नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस सही विकल्पों को पूरा घोल के पी जाना है। जैसे पहले का भक्तिन सेवक धर्म की स्पर्धा करती थी, ठीक है, तो इसमें जो सवाल हनुमान, तो ठीक है, इस सही विकल्प तो आपको घोल के पी जाना है, और आपको ये ढूंढना है कि ये जो सही विकल्प है किस चैप्टर से पूछे गए हैं। आपको उस चैप्टर का सही विकल्प करना है। ठीक है, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। जैसे ये सबसे पहला जो सही विकल्प पूछा गया है ये आपका पद्य से पूछा गया है, तो आपको पद्य के सही विकल्पों को पूरी तरह से कर लेना है। अपने गाइड में जो भी आपके पास गाइड हो उसमें से इन सही विकल्प जो आपको कर लेना है। ठीक है, क्योंकि सही विकल्प ये जहाँ से पूछे गए हैं सही विकल्प वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप 100% अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान का वही पैटर्न है। आप इन रिक्त स्थानों को याद कर लीजिए इन्हें, और इसे जो है अपनी बुक में ढूंढिए, और ये रिक्त स्थान जिस जिस चैप्टर से पूछा गया उस चैप्टर के उस खंड के पूरे रिक्त स्थानों की आप तैयारी कर लीजिए, सिर्फ उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसी प्रकार होता है। ठीक है, इस सही विकल्प में आपको वैसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद में जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य आते हैं उसमें वही करना है, सत्य सत्य में भी यहाँ पर वही करना है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर आपके प्रश्नोत्तर की। ठीक है, तो आपको प्रश्नोत्तर को किस प्रकार से न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अथवा ये जो 2 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका फंसेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसे बिना चिंता के जो है पढ़िए। उसके बाद में इसी क्वेश्चन को भी आपको उसी प्रकार करना है कि ये जो क्वेश्चन आपका जिस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर के आसपास के, यानी इस क्वेश्चन के आसपास के इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को आपको पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये रही आपके ग्रामर में भी आपको उसी प्रकार के करना है, इसके आसपास के टॉपिक्स को पढ़ लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सवैया छंद दिया हुआ है, और यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार दिया हुआ है। मतलब ये कहना चाहता है कि भाई छंद से क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, और उसी के अथवा में हम अलंकार का क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवैया छंद अगर आपको दिया हुआ है तो सवैया छंद तो आपको याद करना ही करना है। उसके एज इट इज़ जो मोस्ट MP छंद आपको लगता है वो कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों क्वेश्चन ही आपके जो है पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप एक बार तो आप एक कर लीजिए कि पूरा अलंकार पढ़ लीजिए, तो आपको दोस्तों एक बार पूरा छंद पढ़ लीजिए तो आपको अलंकार करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अलंकार कर लेंगे तो आपको छंद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छी सी बताता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको इनके आसपास के क्वेश्चन याद करने हैं। अब बात करते हैं हम लेखक परिचय और कवि परिचय की। ठीक है दोस्तों, तो लेखक परिचय कवि परिचय के लिए दोस्तों एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपके जितने चैप्टर आपकी बुक में दिए गए, मान लीजिए कि आपको पद्य में 8 चैप्टर दिए गए हैं और गद्य में जो है आपको 8 चैप्टर दिए गए हैं। मतलब आपके पास पद्य में यहाँ पर 8 कवि है और गद्य में यहाँ पर 8 आपके पास लेखक है। अब दोस्तों 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पर आपको 16 राइटर्स है जिनके आपको कवि और लेखक परिचय याद करना है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी बुक के जो सबसे पहले यानी पद्य के जो पहले 3 चैप्टर्स हैं उनके 3 राइटर जो हो गए, जैसे पद्य के मान लीजिए आपको पहला चैप्टर जिसके राइटर है तुलसीदास, दूसरे में है सूरदास और तीसरे में है रैदास। ठीक है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो आपको जो इन तीनों की रचनाएं 2-2 याद कर लेनी है, उनका भावपक्ष कलापक्ष आपको याद कर लेना है। उसी प्रकार आपको गद्य में यही फार्मूला लगाना है, आगे के 3 और पद्य के आगे के 3, क्योंकि जो भी पेपर निकालने वाले होते हैं उनका फोकस होता है कि आगे से हम एक तो लेखक या एक तो कवि दे, क्योंकि बहुत से नॉर्मल से ऐसे बच्चे होते हैं जो केवल आगे आगे का पढ़ते हैं या फिर बीच में कोई नहीं जाता है और लास्ट में कोई नहीं जाता है। तो टेक्निक है, आप जो इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और मुझे आप बताइएगा आप। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए आपका पद्य गद्य आता है, तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। हिंदी की बात है ये तो, अंग्रेजी में हम आपकी इसके लिए भी ट्रिक लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए संदर्भ प्रसंग से व्याख्या। तो दोस्तों इसके लिए तो आपको जो है इस पंक्तियों को थोड़ा सा अपनी बुक खोल के आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि पंक्तियाँ किस चैप्टर से ली गई है, उसके आसपास के क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पर जो है जो पत्र लेखन जाता है, जो एज इट इज़ ऐसा ही पत्र आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, यही पत्र पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप पत्र की चिंता मत कीजिए। और यहाँ पर जो निबंध है वो भी यही पूछा जाएगा, तो आप यही निबंध जो कोरोना लक्षण कोरोना ही करके जाइए, क्योंकि इस साल कोरोना का ही निबंध आपको जोरों शोरों से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये था आपका परीक्षा पैटर्न, इसी प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। बस मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, आपको याद रखना है कि जो भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। इन क्वेश्चन के आसपास के जितने क्वेश्चन याद कर लेना है। जो जो चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आए हैं उस चैप्टर के पूरा ऑब्जेक्टिव आपको कर लेना है, ठीक है। पत्र लेखन, निबंध लेखन एज इट इज़ आपको पूछे जाएंगे, तो इसी के आप पत्र लेखन, निबंध लेखन याद करके जाइए। कवि परिचय, लेखक परिचय के लिए आगे के 3 और आगे के 3 यानी गद्य के आगे के 3 राइट लेखक परिचय, पद्य के आपके 3 कवि परिचय, इनको आपको याद करके चले जाना है, ठीक है दोस्तों। इतनी आप चीज़ आप फॉलो कीजिए, तो आपको किसी भी यूट्यूबर के फालतू वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी वेबसाइट पेज पर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपका पेपर जो यहाँ पर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की और आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, तो मैं 100% आपको संभावना के साथ दे सकता हूँ कि आपका पेपर बुरा नहीं जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।